गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वीडियो सीरीज़ के अंदर ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद में हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद हमने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की जिसके वजह से वो अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को समझने के लिए बच्चों आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है। उस एक्टिविटी के अंदर जो उसका डायग्राम है वो मैंने आपको बोर्ड पे शो किया है। और बच्चों, इस डायग्राम को समझने के लिए हमें इसके 4 केसेस लेने होते हैं और इन 4 केसेस के अंदर हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लेते हैं और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में ही हम इस टॉपिक को आगे कवर करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक्टिविटी का डायग्राम बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो मैंने ये बाहर की तरफ शो किया है इट इज़ ए बोर्ड। और बच्चों, इस बोर्ड के ऊपर हमने फिक्स किए हैं 4 कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में बच्चों पहला कंडक्टर्स इसका नोड ये है एंड दिस सेकंड एंड, ये है पहला कंडक्टर। ये है दूसरा कंडक्टर बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका दूसरा एंड यहाँ पर है। ये है बच्चों तीसरा कंडक्टर, ये इसका ये एंड है, ये सेकंड एंड है। और ये अपने पास है बच्चों चौथा कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, इन कंडक्टर्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। तो पहले कंडक्टर मैंने एक नाइक्रोम वायर मान लो लिया। हालांकि बच्चों ये एक्टिविटी जो है इसको मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, बाकी एक्टिविटी आपको करने के लिए होती है लैब के अंदर। तो अभी मैं बोर्ड पे आपको इसको समझा रहा हूँ, परफॉर्म करना पड़े तो कैसे करोगे। पहला बच्चों नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम एक अलॉय होता है और बच्चों उस वायर की हम लेंथ लेते हैं एल। एल मीन्स, एल का मतलब ये नहीं है जब आप मेजर करो तो आप इसको ले सकते हो 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ अलग भी ले सकते हो। मैंने समझाने के लिए आप यहाँ पर क्या अज्यूम किया है, एल। और बच्चों अगर मैं बात करूँ क्रॉस सेक्शन एरिया की, सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके इस डायग्राम को दिखाऊं, मेरे पास ये नाइक्रोम वायर है, इसका लेंथ एल है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। तो बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सिमिलरली सेकंड केस के अंदर मैं वही नाइक्रोम वायर लेता हूँ, मेरे पास एक पूल होता है, उस पूल में से मैं वायर को कट करूँगा। तो जितनी लेंथ मैंने पहले ली थी मैंने उसकी लेंथ को मान लो डबल कर दिया। सपोज मैंने 100 सेंटीमीटर लिया तो इस केस में मैं कितना कर देता हूँ 200, जबकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रखता हूँ सेम। यानी सिंपली अगर आप बात करें, जिस पूल में से पहले वायर मैंने निकाला था उसी पूल में से मैं बाद में निकालता हूँ। दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा लेकिन मैं लेंथ को इंक्रीज करता हूँ। तीसरे केस में करता हूँ बच्चों, ये तीनों कंडक्टर्स हैं। तीसरे केस में बच्चों मैं नाइक्रोम का वायर ही लेता हूँ। अब मैं कुछ दूसरे पूल से लेता हूँ, यानी जो गट्ठा आता है जिसमें वायर लपेट के आता है, वाउंड अप होता है जिसके ऊपर, वो मैं थोड़ा थिकनेस ज़्यादा लेता हूँ। और थिकनेस उसकी या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लेता हूँ, उसकी थिकनेस को पहले से कितना ले लेता हूँ, डबल। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, लेकिन मैं इस केस में कितना लेता हूँ बच्चों 2a, जबकि इसकी लेंथ मैं वही रखता हूँ सेम जो मैंने पहले ली थी। सपोज मैंने 100 ली थी तो मैं यहाँ 100 ही रखूँगा। अगर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 mm स्क्वायर का लिया तो मैं यहाँ पर कितना लूँगा बच्चों 2 mm स्क्वायर। सो थर्ड केस में बच्चों ये जो चौथा अपना या फोर्थ कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं नाइक्रोम वायर को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको रिप्लेस करके एक नया कंडक्टर लेता हूँ। नया कंडक्टर मीन्स आप आयरन का भी ले सकते हो, किसी और का भी ले सकते हो। तो वायर को लेता हूँ लेकिन उसके अंदर जो उसका लेंथ है इट इज़ एल एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। सो बच्चों मैं 4 के 4 कंडक्टर लेता हूँ, ये इस बोर्ड के ऊपर मैं फिक्स कर लेता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको इन चारों कंडक्टर्स के बारे में पता लग गया होगा। अब बच्चों
इन चारों कंडक्टर्स में से मुझे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है। और अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक या किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाना है तो वी नीड ए पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक बैटरी को लगाया है और सर्किट में बारी बारी बच्चों पहले मैं इसके साथ ये दोनों एंड के साथ कनेक्ट करता हूँ, फिर दूसरे कंडक्टर में लेता हूँ, फिर तीसरे में, और बच्चों इनमें से जितना करंट फ्लो करता है उस करंट की मेजरमेंट मैं इस एमीटर के थ्रू लेता हूँ। ये मैंने स्विच यानी प्लग लगाया, प्लग की। और बच्चों इतना ज़रूर ध्यान रखना, प्लग की जब आप ये कनेक्शन चेंज करते हैं तो इसको आप ओपन कर देते हो सर्किट को या इसको बाहर निकाल लेते हो, और जब आपको करंट की वैल्यू लेनी होती है तो इसमें प्लग इन करते हो, और प्लग आउट जब आपको वायर चेंज करना है। तो बच्चों पहले केस में मैं लेता हूँ, मैंने पहला कंडक्टर कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने पर मुझे ये एमीटर कुछ रीडिंग देता है। और बच्चों सपोज आप कुछ भी मान लीजिए, इस रीडिंग को मैंने मान लिया 1 एम्पियर। मुझे नहीं पता कितनी आती है, एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करेंगे तो एमीटर जो हमारे पास लैब में होगा उसके बेसिस पे बताएंगे। लेकिन मैंने इस केस में मान लिया कि जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज आई, तो इसमें से जो वैल्यू होगी बच्चों मैंने उसको मान लिया 1 एम्पियर। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं बच्चों, इसने कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा कंडक्टर को, मुझे नहीं पता कितना किया है, लेकिन मैं मान लेता हूँ इसमें से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। अब वही नाइक्रोम वायर है, इसका लेंथ मैं क्या कर देता हूँ डबल। अब बच्चों डबल करने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है लेकिन लेंथ को मैंने उसका पहले से दुगुना कर दिया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बच्चों, यहाँ से इस नोड को हटाता हूँ प्लग आउट करने के बाद, और इस नोड को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद में फिर प्लग इन करता हूँ, वैल्यू ऑफ करंट को मैं मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एमीटर। तो बच्चों ऐसा करने पर हम देखते हैं प्रैक्टिकली एमीटर के अंदर जो ये रीडिंग है इलेक्ट्रिक करंट की 1 एम्पियर, ये रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस का मतलब कम हो जाती है। कम होने के बाद में ये इस केस में मैंने 1 एम्पियर लिया, मेजर किया है। इस केस में कुछ उससे कम हो जाती है, 0.6 आता है, 0.56 एम्पियर। तो बच्चों पहले दोनों के अंदर यानी दो ये एक्टिविटी के दो केस देखने के बाद में एक चीज़ तो हमें क्लियर हुई कि जो अगर मैं वायर की कोई भी एक गिवन वायर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखूं और उस मटेरियल को सेम रखूं तो बच्चों लेंथ को इंक्रीज करने से करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिक्रीज होता है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने का मतलब पोटेंशियल तो मैंने क्या लगा रखा है सेम सोर्स। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है RI एंड I इज इक्वल टू V बाई R। तो बच्चों ये कांस्टेंट है, अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है इट मीन्स R क्या हो रहा है इंक्रीज। तो एक चीज़ क्या पता लगा हमें कि लेंथ के ऊपर किसी भी कंडक्टर की इस एक्टिविटी से उसका रेजिस्टेंस यानी मटेरियल का डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दूसरी अगली एक्टिविटी के अंदर अगले केस की। थर्ड केस में बच्चों मैं प्लग आउट करता हूँ, इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में इस केस में एक स्पेसिफिकेशन है, लेंथ तो L है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बच्चों उसका 2A, मीन्स उसका थिकनेस ज़्यादा है पहले वाले से। अब बच्चों थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से हम इसमें फिर कनेक्ट करने के बाद में प्लग इन करते हैं एक और फिर वैल्यू लेते हैं करंट की यानी इलेक्ट्रिक करंट की। तो बच्चों हम देखते हैं इसमें 1 एम्पियर था, इसमें 5.6, तो इसमें जो वैल्यू होती है 1 एम्पियर से ज़्यादा मिलती है। अब 1 एम्पियर से ज़्यादा मिल रही है इट मीन्स करंट इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस को हम बढ़ाते हैं तो करंट इंक्रीज होता है बच्चों, जबकि हमने V तो कांस्टेंट ही रखा है सब केसेस में। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अगर तीसरे केस में करंट I इंक्रीज हो रहा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज। तो बच्चों एरिया जो होता है उसकी वजह से करंट क्या होता है इंक्रीज।
उसके बाद नेक्स्ट केस है बच्चों सेम लेंथ का और हमने सेम क्रॉस सेक्शन का कोई अलग कंडक्टर, तो बच्चों ये 1 एम्पियर ना आके कुछ अलग वैल्यू आती है। चौथे केस में ध्यान से सुनना, रिप्लेस करने के बाद में सेम वैल्यू यानी 1 एम्पियर ना आकर कुछ अलग करंट की वैल्यू आती है। तो इससे हमें पता लगा कि अगर हम कंडक्टर्स की नेचर को बदलते हैं, नेचर्स मीन्स अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, मैं एल्यूमिनियम लेता हूँ या नाइक्रोम लेता हूँ, तो अलग अलग कंडक्टर लेने के साथ साथ उसका करंट का वैल्यू भी क्या आता है अलग अलग। और आपको पता है जब करंट की वैल्यू अलग होगी सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट। तो बच्चों इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद में हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व observed that resistance of a conductor depends on, बच्चों पहले केस में हम देखते हैं, पहले दो केसेस को देखने के बाद लेंथ, दूसरे में बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरे में हमने क्या बताया, चौथे केस में क्या बताया, नेचर, यानी नेचर का मतलब टाइप ही चेंज कर दिया हमने कंडक्टर का, उसकी आप कह सकते हो कि नेचर को ही चेंज कर दिया। तो बच्चों पहले जो सबसे पहले जो हमारे पास जिन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जो ऑब्जर्व करता है किन पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा बच्चों तीसरे ऑब्जर्वेशन के अंदर अपनी या तीसरे केस के अंदर हमें पता लगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बच्चों तीसरा हमें पता लगा सॉरी यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। तो बच्चों ये तीन फैक्टर थे जिनके ऊपर किसी भी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब बच्चों देखिए हमें ये तो पता लग गया कि तीन फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है। अब कौन वो कैसे डिपेंड करता है, मींस लेंथ को इंक्रीज करने से कैसे। तो बच्चों प्रिसाइसली जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो हमें पता लगा कि जो लेंथ हम किसी कंडक्टर का जितना ज़्यादा इंक्रीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज, और थिकनेस जितनी ज़्यादा बढ़ाते हैं उतना ही रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर जो फिजिकल फैक्टर जिसको देखने से पता लगा, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दूसरा क्या बताया बच्चों मैंने, लेंथ। इन दोनों पॉइंट के ऊपर ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट on taking precise measurement we observe that resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बच्चों अगर मैं रेजिस्टेंस को हम किसी भी कंडक्टर का उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। बच्चों अगर मैं जनरल लेता हूँ किसी भी कंडक्टर की लेंथ एल है, तो बच्चों जहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है उसको समझिए। अगर किसी एक कंडक्टर, मान लो मैंने नाइक्रोम वायर ही लिया, उसकी लेंथ को मैं इंक्रीज करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अगर लेंथ को डिक्रीज करता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो इस रिलेशन को बच्चों हम मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से शो करते हैं कि जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो और डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो। तो बच्चों लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और बच्चों इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1, और यही जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों यहाँ पर मैं दोनों को मेंशन करूँ तो ध्यान से सुनना। अभी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद में बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, आप ये एक्टिविटी का तो यहाँ नोट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको मैं सेकंड 2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर L क्या है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, A is area of cross section of conductor, and what is R? R is the observed value of resistance. Resistance of conductor। बच्चों ये तीनों को मेंशन करने के बाद में मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये जो सिंबल है R इज डायरेक्टली 1/A, इट मीन्स इनवर्सली। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ तो अगर आप एक सेम लेंथ का पतला वायर लेते हो तो उसमें से करंट कम जाएगा, और मोटा वायर लेते हो क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा, तो उसमें वैल्यू ऑफ करंट ज़्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस कम मिलता है। तो बच्चों जो मोटे वायर होते हैं इसलिए हम उनका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए ही ज़्यादा एप्लीकेशन में उनको यूज करते हैं। अपने घर में भी हम देखते हैं कि जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या रखते हैं हम, ज़्यादा। तो बच्चों फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब बच्चों इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंबल रख देते हैं रो L/A, एंड दिस रो इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं रो। यही होता है रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों हमने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, रो L/A। और बच्चों ध्यान से सुनना, जो ये रो है इसकी यूनिट को भी हम डिस्कस करेंगे। आर की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों SI सिस्टम के अंदर बात करें ओम। L यानी लेंथ की जो ये यूनिट होती है SI सिस्टम के अंदर वो होती है मीटर, और एरिया की होती है बच्चों मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं इस रो के अंदर, और बच्चों याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक कंडक्टर की, ये डिपेंड करती है, ये जो रो होता है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अभी
ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। रेजिस्टिविटी is the characteristics property of कंडक्टर। बच्चों इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसके एसआई यूनिट यहाँ से देखिए बच्चों, मैं लिख रहा हूँ रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइड बाई एल। बच्चों इसकी यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और बच्चों इसकी होती है मीटर, तो इससे ये क्या हो जाती है कैंसिल, तो अपने पास आता है ओम मीटर। तो मैं लिखना चाहूँ एसआई यूनिट, SI unit of resistivity is ohm meter। अब बच्चों बात करती हैं कि यहाँ से आपके पास 3 पॉइंट निकल के आते हैं, ध्यान से सुनना भी बच्चों। रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का जो है वो डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन को नाम रख लो बच्चों 3। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है, थोड़ा फंसी हो रहा है बच्चों यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। एक तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और एक है बच्चों रो पर। तो बच्चों जो ये रो है यहाँ से हमें पता लगता है लेंथ हमने काउंट कर लिया और एरिया भी हमने बता दिया। तो जो ये रो है ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। इट मीन्स जो रेजिस्टिविटी होती है आयरन की कुछ और होगी, एल्यूमिनियम की कुछ और होगी। अब ये 2 फैक्टर है जो मैं बता रहा हूँ जिन पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती किसी भी मटेरियल को, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन one is temperature and nature of material। नेचर ऑफ मटेरियल का मीन्स बच्चों एक केस में हम आयरन लेंगे, दूसरे केस में एल्यूमिनियम लेंगे, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हुआ। नाउ अब बच्चों टेम्परेचर के साथ क्या फ़र्क पड़ता है, तो याद रखना किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लिया गया कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistivity and resistance both increase for a conductor। किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए बच्चों ये इंक्रीज होता है। नाउ जो ये ऑर्डर होता है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी की जो हमने यूनिट बताई ओम मीटर, इसकी वैल्यू होती है कुछ खास, जैसे गुड कंडक्टर्स मैंने बताए थे आपको जिसमें मेटल और अलॉय को हम शामिल करते हैं, और एक इंसुलेटर बताए थे, तो उनके लिए बच्चों रेजिस्टिविटी का एक रेंज होता है। उस रेंज को हम और लिख देते हैं। तो यहाँ से मैं रब कर देता हूँ इस एक्टिविटी के डायग्राम को।
sorry for inconvenience. For good conductors, जिसमें बच्चों हम मेटल और क्या लेते हैं, अलॉय। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, उनको हम नहीं लेंगे, काउंट कर रहे हैं इसमें। फॉर गुड कंडक्टर रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज फ्रॉम बच्चों 10⁻⁻8। इस टर्म को ध्यान से रुकना। और रेजिस्टिविटी की यूनिट हमने क्या बताई थी, ओम मीटर, टू 10⁻⁻6 ohm meter. And for the insulator, and for insulator its range is from 10⁻12 ohm meter to 10⁻17 to 17 ohm meter। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 17 भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी होते हैं 18 तक भी पहुंचता है। एक तो अपने पास होता है बच्चों 10⁻⁻8। ये वैल्यू अगर आप इसके सामने कंपैरिजन करो तो कई हज़ार या लाखों आप गुना बात करें तो बहुत गुना कम होती है, और इसको अगर कंपेयर करते तो ये बहुत लार्ज वैल्यू होती है। तो बच्चों अपने पास एक इक्वेशन थी हमने, R = ρL/A। अगर रो इंक्रीज होगा यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। तो बच्चों जो इंसुलेटर होते हैं ना, वो बहुत लार्ज रेजिस्टेंस इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो बच्चों ये था अपना टॉपिक, हमने जो बताया मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ। आपने जो फैक्टर्स थे उनको कैरी किया कि 3 फैक्टर्स है जिनके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। प्रीसाइज मेजरमेंट के बाद इनका रिलेशन मैथमेटिकली हमने निकाला बच्चों कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली। यहाँ पर एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है बच्चों रेजिस्टिविटी। अब बच्चों रेजिस्टिविटी किसी भी एक कंडक्टर के करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं, और बच्चों ये डिपेंड करती है किन दो चीज़ों पर, एक तो टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज होते हैं, जबकि बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज करने पर सिर्फ रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है और रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अब बच्चों ये कंडक्टर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ, या इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम। और इंसुलेटर के लिए बच्चों इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर NCERT के अंदर एक टेबल दी हुई है जिसमें रेजिस्टिविटी को बताया गया है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेटल के लिए, अलॉय के लिए और इंसुलेटर्स के लिए। आप एक बार उसको स्टडी करना, आपको थोड़ा आइडिया आएगा। थैंक यू।